श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का हमारा विषय है जीवन साथी पार्ट 4। पत्नी को माधुरी दीक्षित कैसे बनाएं, शक्य राक्षस को कैसे मारे, मैरिज सक्सेस होने में सेक्स का क्या रोल है, इस विषय पर आज का व्याख्यान है। शुरुआत में मैं आपके सामने बोलूंगा, आप जो भी सवाल पूछेंगे उनके सवाल जवाब होंगे। अब माधुरी दीक्षित ये शब्द का कोई क्यों उपयोग किया? क्योंकि आजकल के तो फेमस एक्ट्रेस है, करीना कपूर है, आलिया भट्ट है, इन जैसी एक्ट्रेसेस हैं। तो आम आदमी को पत्नी कर कर माधुरी दीक्षित जैसी एक आम भारतीय महिला ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए माधुरी दीक्षित का नाम यहाँ पर लिया है। मित्रों, हमने पार्ट 3 देखे हैं जीवन साथी इस विषय के। जिन लोगों ने अभी तक ये 3 पार्ट सुने नहीं होंगे, उनके जानकारी के लिए मैं कह दूं कि शुरुआत में हमने मैरिज का इतिहास देखा है। मैरिज सिस्टम इंसान ने क्यों और किस कारणों से शुरू की, ये हमने समझ लिया है। जो भी कारण रहा होगा, आज के ज़माने में आधुनिक समाज में भी मैरिज सिस्टम की क्यों आवश्यकता है, ये भी हमने समझ लिया है। जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, ये विस्तार से हमने जान लिया है। और अब जो भी जीवन साथी हमारा है, चाहे हमारा चुनाव करेक्ट हो चाहे गलत हो, उस जीवन साथी के साथ में अच्छा और बेहतर रिश्ता कैसे हमने बनाना चाहिए, इसकी शुरुआत हमने पार्ट 3 में की थी। रिश्ता बेहतर बनाने के लिए हमने 2 नियम देखे थे। एक, किसी भी कारणवश पति पत्नी में ईगो प्रॉब्लम को हावी नहीं होना देना चाहिए। तब मैंने कहा था कि हर व्यक्ति ने अपने मन में यह सोचना चाहिए कि मैं स्वार्थी बनूं तो चलेगा इस क्षेत्र में, मुझे विवाह में आनंद से जीना है, इसलिए मैं ईगो प्रॉब्लम कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मैं पहल करूंगा बेहतर रिश्ता बनाने के लिए। फिर हमने दूसरा नियम देखा था कि हमारे मन में जो भी इमोशंस है, भावनाएं हैं, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो आकर्षण की हो, चाहे वो पसंद की हो, ये भावनाएं, इमोशंस हमेशा बार बार प्रकट करनी चाहिए, पॉजिटिव वे से प्रकट करनी चाहिए। ये दो नियम आपके ध्यान में होंगे। अभी मित्रों, रिश्ता बेहतर बनाने के लिए हम तीसरा नियम देखेंगे। हमेशा एक दूसरे की तारीफ कीजिए, एप्रिसिएशन कीजिए। एप्रिसिएशन करने का मौका ढूंढो। ये एप्रिसिएशन करते वक्त हमेशा एप्रिसिएशन सच होना चाहिए। यानी जिन चीजों का आप एप्रिसिएशन कर रहे हो वो चीजें सच होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बात नहीं होती है, इसके बावजूद अगर आप एप्रिसिएशन करते हो, तो शायद ये हो सकता है कि सामने के व्यक्ति को लगे कि ये झूठी झूठी मेरी तारीफ कर रहा है। शायद ये तारीफ कर कर बहुत बड़ा कोई फायदा उठाना चाहता है। तो वो एप्रिसिएशन सामने के व्यक्ति को एप्रिसिएट नहीं होगा, वो तारीफ को वे स्वीकार नहीं पाएंगे। इंसान के जीवन में एप्रिसिएशन का बहुत महत्व होता है। हम बच्चे होते तभी भी हमारी अगर किसी ने तारीफ की, एप्रिसिएट किया, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो हम में जो बच्चा होता है वो बूढ़े व्यक्ति में भी होता है। हर व्यक्ति एप्रिसिएशन से खुश होता है। ये एप्रिसिएशन केवल खुश होने के लिए नहीं होता है। जिन चीजों का एप्रिसिएशन होता है वे चीजें बार बार दोहराने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं।
वे चीज़ें अच्छी है, ये एहसास हमारे मन में निर्माण होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। और हो सकता है कि जिनकी मेरी तारीफ की जाए या फिर मेरा एप्रिसिएशन किया जाए, वो गुण होगा, वो मेरी कोई भी एक एक्शन होगी, कोई बिहेवियर होगा, वो मेरे हैबिट का आगे चलकर हिस्सा बनेगा। एप्रिसिएशन समाज के बाकी हिस्सों से आया तो भी अच्छा लगता है, हमारे मित्रों ने हमारी तारीफ की किसी बात की तो भी हमें अच्छा लगता है, घर के बाहर के लोगों ने तारीफ की तो भी अच्छा लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब हमारा पार्टनर, हमारा जीवन साथी इसकी तारीफ करे। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो हमेशा कहते रहते हैं कि बाहर में तो हमको बहुत इज्जत मिलती है, बहुत तारीफ मिलती है, हमारे अच्छे वक्ता होने की तारीफ मिलती है, अच्छे लेखक होने की तारीफ मिलती है, कई बातों का एप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन घर आने के बाद में हमारा सब कचरा हो जाता है। जिन चीजों के कारण हमको समाज में इज्जत मिलती है, तारीफ मिलती है, एप्रिसिएशन मिलता है, उसकी कोई कदर हमारे घर में हमारे पत्नी के पास नहीं होती है। ये कई लोगों का बहुत बड़ा दुख होता है। सेम बात पत्नी के बारे में हो सकती है। बाहर जो उसको एप्रिसिएशन मिलता है वो पति की ओर से नहीं मिलता है। पति और पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि उसमें अगर एक दूसरे की तारीफ की जाए तो ये तारीफ, एप्रिसिएशन बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। अभी किन किन चीजों का एप्रिसिएशन किया जा सकता है? हम में से काफी लोग एप्रिसिएशन करने के बारे में, किसी की तारीफ करने के बारे में बहुत कंजूस होते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि झूठी तारीफ करना गलत है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये झूठ सामने को समझता है, सामने वाले व्यक्ति को इसका एहसास होता है। आपने थोड़ा सा एग्जैगरेटेड तारीफ की, एप्रिसिएशन किया तो चलेगा, लेकिन बात सच होनी चाहिए। अब समझो आप एक सब्जी की तारीफ कर रहे हो, अरे क्या सुंदर सब्जी बनी है, और सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है। ये तारीफ को तारीफ कर कर नहीं लिया जाएगा, उल्टा आप उसका व्यंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इस सेंस में इसको लिया जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि तारीफ सच होनी चाहिए। अब कितनी तो भी बातों का एप्रिसिएशन किया जा सकता है। आप बाहर से आए हो, शायद ऑफिस से आए हो, घर को नए तरीके से सजाया गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, और आते ही आपने अंदर कदम रखे, नया बदलाव देखते हो घर के अंदर का, और उसकी तारीफ करते हो, अरे क्या सुंदर बनाया घर, मुझे तो लगा मैं भलते ही घर में आ गया हूं, बहुत सुंदर बन गया। और केवल यहीं तक मत बोलिए, तो जो भी खासियत आपको महसूस हुई इस बदलाव की, वो खासियत को भी सामने रखिए। तो दिन भर जो भी मेहनत की होगी पत्नी ने, शायद घर के लोगों ने, उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, घर के बाकी मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि दिन भर हमने जो मेहनत कर कर ये सब बदलाव किया है उसका सार्थक हुआ, हमारे मेहनत का सही मायने में सार्थक हुआ। अब खाना रोज ही पकता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें बहुत अच्छी बन जाती है। सब्जी अच्छी बनी और आप कह रहे हो अरे क्या सुंदर सब्जी बने, गए 1000 सालों में इतनी सुंदर सब्जी मैंने कभी नहीं खाई। अब ये आचार्य अत्रे स्टाइल है। महाराष्ट्र में आचार्य अत्रे नाम के बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार थे, बहुत बड़े लेखक थे, काफी नाटक, ड्रामाज उन्होंने लिखे हैं। वे एग्जैगरेटेड तारीफ के लिए बहुत प्रसिद्ध और मशहूर है। अब सामने के व्यक्ति को समझता है कि 1000 साल तो आप जीते ही नहीं हो, लेकिन ऐसा कहने के बावजूद आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, ये बहुत ही
तीव्रता से सामने के व्यक्ति तक पहुंच जाता है। कभी कभी पत्नी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, शायद बाहर जाने की तैयारी में वो अपने आप को सजा रही है, श्रृंगार कर रही है, अच्छी दिखती है, और आप कहते हो अरे क्या क्या मस्त दिखती हो तुम, बिल्कुल माधुरी दीक्षित भी तुम्हारे सामने झक मारती है। अब माधुरी दीक्षित क्यों? क्योंकि पत्नी को पता है कि आपको माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, इसलिए माधुरी दीक्षित के साथ की तुलना, यानी सबसे बड़ी तुलना उसके लिए हो गई। उसके बाद में आप धीरे से कहते हो माधुरी दीक्षित तो आजकल थोड़ी बूढ़ी दिखने लगी है, पहले जैसी फ्रेश और जवान नहीं दिखती है, लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तुम तो आज भी वैसी के वैसी ही दिखती हो। मित्रों, ये तारीफ जब पत्नी सुनती है, मुंह पर कहेगी क्या भलती तारीफ करती हो, झूठी तारीफ करते हो, इस ढंग से बोलेगी, शायद अलग ढंग से रिएक्ट होगी, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो जाएगी, उसको पंख लग जाएंगे, अपने मन ही मन आसमान में उड़ेगी। तो जो भी अवसर आपको मिले, उस अवसर का लाभ उठाकर समय समय पर अगर आप एप्रिसिएशन करते हो, तारीफ करते हो, तो उसके कारण सामने के व्यक्ति को एक अलग सा एहसास होता है, आपका उनके तरफ बहुत ध्यान होता है, आप उनके हर काम का एक तरफ एप्रिसिएशन करते हो, उसका मतलब आपका बहुत अच्छा ध्यान होता है। ये प्यार की निशानी मानी जाती है। मैं दो उदाहरण आपके सामने रखने वाला हूं कि किस ढंग से ये एप्रिसिएशन का परिणाम हो सकता है और बुरा भी परिणाम हो सकता है। एक उदाहरण मेरे नाट्य लेखक मित्र का है, महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस ड्रामेटिस्ट उसको माना जाता है। उसके गांव में मैं व्याख्यान के लिए गया था, उसने घर बुलाया, खाना खाने के लिए घर चलो, और मुझे पहले ही कहा कि मेरी पत्नी बहुत विरोध कर रही थी, क्योंकि घर में वो उसने कुछ तो भी काम निकाल कर रखा था, पहले प्लान नहीं किया था मैंने, और उसके काम निकालने के कारण घर अस्ता व्यस्त था, बिखरा हुआ था, और वो नहीं चाहते थे कि कोई गेस्ट को इस अवस्था में घर ले आए। मैंने समझाया कि शाम तो कोई पराया व्यक्ति नहीं है, मेरा पुराना दोस्त है, तुम भी उसको जानती हो, और वो कोई ऐसी बातों को महत्व देता नहीं है, इसलिए फिक्र मत करो, घर में ही लाएंगे तो अच्छे ढंग से बातचीत होगी। ये पहले ही मुझे उसने कल्पना दी थी। हम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद में उसने बेल दबाई, उसके 12 साल की बेटी ने दरवाजा खोला, मेरे मित्र अंदर गए, मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूं। शायद एक कदम उन्होंने अंदर रखा, और जैसे ही उन्होंने घर को देखा एकदम से तारीफ करने लग गए, अरे क्या सुंदर बनाया है सामने का ड्राइंग रूम, बिल्कुल एखादे राजा महाराजा का है ऐसा लग रहा है, कोई एक मराठी एखादे भिखारी नाटककार का है ऐसा लगता नहीं है, ये मेरा ही घर है ना। और उसने पूरी तरह से अलग अलग ढंग से हर बात का उल्लेख कर कर ये नए डिजाइनिंग का बहुत तारीफ की। मैं देखते ही रह गया। बेटी एकदम खुश हो गई, माँ को बहुत मदद कर रही थी वो। तब तक पत्नी आई, वो भी एकदम से खुश हो गई। वो खुशी उसके चेहरे पर से टपक रही थी कि पति ने इतनी अच्छी ढंग से उनकी तारीफ की है, उनके काम की तारीफ की है, एप्रिसिएशन किया है। मैं बाहर खड़ा, माँ से 2-2.5 मिनट तक तारीफ ही कर रहे हैं। मुझे कहना पड़ा कि भाई मैं भी अंदर आऊं, मैं भी देखूं। तब उनके ध्यान में आया कि मैं बाहर ही खड़ा हूं, अभी तक अंदर नहीं आया हूं। मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे मित्र के ध्यान में आया कि उसके टेबल को हटाया गया। ये डेली लिखने वाला मित्र था, पेपर्स में कॉलम भी कंट्रीब्यूट करता था।
लेखन टेबल के बारे में बहुत टची था। अभी तक इतनी तारीफ करने वाला मेरा मित्र, जैसे ही उसका टेबल की ओर ध्यान गया, टेबल वहां से हटाया गया था। हमेशा लेखन के लिए बैठने वाला जो टेबल था वो और कहीं रखा गया था। ये नाराजी उसके चेहरे पर टपक रही थी। मुझे लगा अब होगा झगड़ा, मेरे सामने झगड़ा होगा। दोनों मुझे अच्छे ढंग से जानते हैं, मुझे तो कोई डर के झगड़ा रुकने वाला नहीं है। लेकिन मेरे मित्र ने बहुत अलग ढंग से ये बात सामने रखी। उसने कहा, मेरे को टेबल तो वहीं पर चाहिए क्योंकि ऊपर में ट्यूबलाइट है, मुझे अच्छा प्रकाश चाहिए लिखने के लिए, और मैं रोज लिखता हूं। लेकिन आज तो लिखने वाला नहीं हुआ, शाम है तो उसी के साथ में गप्पे करने में, बातचीत करने में समय निकल जाने वाला है। ठीक है, उसने अपने बेटी से कहा कि सुबह उठते ही तू इलेक्ट्रिशियन को फोन कर देना और उसको कह देना कि एक ट्यूबलाइट है एडिशनल, वो मेरे टेबल के ऊपर में बिठा देने का, ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। मुझे मेरे मित्र की मन से मन ही मन तारीफ करनी पड़ी कि जो उसके लिए बहुत ही नाराजी का सबब था, उसको भी उसने पॉजिटिव वे से सामने रख दिया और उसके अपने आप पर अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लिया। फिर हम अंदर खाना खाने के लिए गए। बार बार पत्नी को आग्रह हुआ कि हमारे साथ में खाना खाएं। बेटी तो पहले खाना खा चुके थे, उसने हमारे साथ खाना नहीं खाया। हमको खाना परोसने के बाद में दोनों माँ बेटी वहां से गायब हो गई। और जब खाना निपट कर हम बाहर आए तो बराबर उस ट्यूबलाइट के नीचे टेबल को एडजस्ट किया गया था। फिर से जो भी अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन कर कर जो मेरे मित्र की इच्छा थी वो इच्छा भी पूरी की गई। एक सिंपल चीज है। मैं कई जोड़ों को देखते आया हूं, उनके छोटी छोटी बातों पर के झगड़े देखते आया हूं। मैं ऐसे भी जोड़े देखते आया हूं कि जो दोनों का बहुत अच्छा, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे कॉम्पैटिबल है, बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ में बर्ताव करते हैं, एक दूसरे का बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत एक दूसरे के साथ में प्रेम करते हैं। ऐसे भी जोड़े मैंने बहुत नजदीक से देखे। जिस ढंग से दोनों ने ये चीजें हैंडल की, मैं एकदम खुश हो गया। पति ने अपनी नाराजगी बहुत पॉजिटिव वे से व्यक्त की। कोई भी आम पत्नी होती, वो कहती कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि तेरे मित्र को मत लेके आइए, घर में बहुत अस्ता व्यस्त है पूरा का पूरा घर, उसको ठीक करना है, मुझे पहले से पता नहीं है, आप वक्त पर मित्र को लेके आ रहे हो, ऊपर से उनके लिए खाना भी पकाना है। इसके बावजूद हमने बहुत मेहनत कर कर पूरा घर ठीक ठाक लगा दिया, दिखने योग्य बनाया, प्रेजेंटेबल बनाया, और उसके बाद में एक टेबल यहां का वाह हो गया तो मित्र के सामने ही बात कह दी, हमारा अपमान कर दिया। कोई भी पत्नी इस बात को इस ढंग से ले सकती थी, लेकिन मेरे मित्र के पत्नी ने इस ढंग से इस बात को नहीं लिया, पॉजिटिव वे से लिया। मित्र ने भी बहुत ही पॉजिटिव वे से कहा, और केवल उसने पॉजिटिव वे से लिया नहीं तो उस ढंग से उसमें बदलाव भी फिर से किए। ये जो दोनों में का ट्यूनिंग था, वो ट्यूनिंग मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात रखी। अब दूसरा उदाहरण दूं। मैं पूना में 1980 में किर्लोस्कर प्रेस में ज्वाइन होने के लिए आया। तिलक रोड पर एक पूना गेस्ट हाउस करके गेस्ट हाउस है, वहां पर काफी नाट्य क्षेत्र के लोग, सिने क्षेत्र के लोग रहते थे। अब मैं पहले तरुण भारत में नागपुर के काम करता था, तो नेचुरली मुझे किसी ने कहा था कि वहां पर चारू दत्त जी सरपोतदार है, उनका पूना गेस्ट हाउस है, जो भी अड़चन आपको होगी तो उनसे मिलिए। तो मैं डायरेक्टली वहां गया, वहीं रहना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे इंसान थे वे। अब रोज पूना गेस्ट हाउस है लक्ष्मी रोड पर, लक्ष्मी रोड बहुत ही बड़ा बाजार। एक दिन मैं एक दुकान में एक सामान लेने के लिए खड़ा था। मैंने कोई चीज मांगी थी। ये दुकान का सेल्समैन था, वो मुझे चीज देते देते रुक गया और एकदम से बाहर देखने लग गया। थोड़ी देर बाद उसने वो चीज देना छोड़ दिया और दुकान के बाहर जाकर देखने लग गया।
कैशियर बैठा था वो भी बाहर जाकर देख रहा है, मालिक बैठा था वो भी बाहर जाकर देख रहा है, ये सेल्समैन था वो भी बाहर जाकर देख रहा है। मेरे को जल्दी थी, प्रेस में पहुंचना था वक्त पर। मैंने 1 बार 2 बार 3 बार चिल्लाया, अरे भाई मुझे चीज तो दे दो, नहीं देना है तो कम से कम बोलो। कोई मेरी तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। तो क्या देख रहे, इसलिए मैंने देखा तो एक स्त्री काफी आगे निकल चुकी है। ऐसे स्त्री को मैंने दूर से देखा, सब लोग उसको देख रहे थे। अब इस व्यक्ति को मैंने बाद में पूछा क्या था इतना इंपॉर्टेंट। अरे क्या 2-4 मिनट में आपको कोई फर्क गिरने वाला है, पहाड़ टूटने वाला है? बोला ऐसा कौन सा पहाड़ टूटने वाला था कि आप बाहर जाकर देख रहे हो? अरे कभी कभी देखने को मिलती है, बहुत खानदानी सुंदर स्त्री है, उसको देखने के बाद में आगे के 15-20 दिन बहुत अच्छे निकल जाते हैं। खानदानी सुंदरता है। तो मेरी समझ में नहीं आया ये क्या प्रकार है। फिर मैंने उत्सुकतावश पूछा ही, तब उन्होंने कहा कि ये स्त्री कभी कभी इस रोड पर दिखती है, जब भी दिखती है सब लोग रुक रुक कर उसे देखते हैं, देखने के बाद एकदम खुश होते हैं। यहां के एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की पत्नी है, बहुत ही सुंदर है, एक्सेप्शनल सुंदर है। अब ये बात, अब उनका नाम मुझे मालूम नहीं, मैंने भी नाम पूछा नहीं। अब ये बात गई तो भी मेरे दिमाग में रह गई। मैं प्रेस में पहुंचने के बाद में जो मेरे बाकी साथी थे उनके साथ में मैंने बातचीत की। तब मेरे एक साथी ने कहा कि हाँ, उनके सुंदरता की बहुत तारीफ होती है, कभी कभी हमारे यहां वो लिखती है। हमारी यानी हमारे प्रेस की लेखिका है। बाद में उस व्यक्ति के साथ में मेरा परिचय हुआ। अब मैं काफ़ी लोगों के साथ में घुल मिल कर बात करता था। बातों बातों में अच्छी मित्रता होने के बाद में उन्होंने अपना एक प्रॉब्लम मेरे साथ में शेयर किया कि मेरे पति में और मुझ में हमेशा किसी कारणवश तनातनी होते रहती है। इसके पीछे का कारण क्या है, मैंने जानने की कोशिश की। अब उन दिनों तो मैं काउंसलिंग वगैरह बहुत करता था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उसके पहले से मैं यूथ कॉलम चलाता था। और यूथ कॉलम चलाने के कारण काफ़ी लड़के लड़कियां मुझसे बातचीत करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम शेयर करने के लिए मिलते रहते थे। सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सालों से था, इसलिए भी काफ़ी लोग अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करते थे। शांति से सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, ये शायद मेरी खासियत हो, इस कारण लोग प्रॉब्लम शेयर भी करते थे। और हो सकता था तो कुछ मैं सलाह देने की कोशिश भी करता था। इस कारण कुछ टेक्निक्स मेरे डेवलप हो गए और इस कारण शायद उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर किए। मैंने गहराई में जाकर जब समझ लिया, तब उनके मुंह से एक वाक्य निकला। मेरे पति के साथ में मैं अभी गए 22 सालों से जी रही हूं। मेरे पति को मेरा केवल शरीर मिलता है, कभी वो मुझ में प्रेम नहीं जगा पाए। उनका बर्ताव ही इस ढंग का है कि उन्होंने केवल मेरे शरीर के साथ शादी की। मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगी, इसलिए मैंने गहराई में जाने का सोचा। तब उनकी ओर से जो मुझे पता चला वो इस ढंग का था कि यह स्त्री थी, यह कोई बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थी, एक आम मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुई थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की हमेशा तारीफ होती थी। जब वो 15-16 साल की थी तब भी लोग रास्ते में रुककर उसको देखते थे। और एक दिन इस इंडस्ट्रियलिस्ट के नए नए लड़के ने, जो अभी भी बाहर से सीखकर भारत में आया है, देखा, एकदम से उसको पसंद किया, उसके माता पिता से मिलकर उसके शादी के लिए हाथ मांगा। अब मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ओर से इस ढंग से रिश्ता आना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इस बात को स्वीकारा और 16वें-17वें साल में उसकी शादी उनके साथ हो गई। वो मुझसे कह रहे थे कि मैं हमेशा तरसते रहती हूं कि मेरे पति मेरी किसी बात का एप्रिसिएशन करेंगे।
उनको एक तो मेरे लिए समय नहीं होता है। जब भी मैं बाहर आती हूं तो मुझे लोग हमेशा कहते हैं कि आप रास्ते से पैदल मत चला करो, आप जब रास्ते से पैदल चलती हो तो एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। जो भी ड्राइवर्स होते हैं उनका ध्यान तुम्हारी ओर ही जाता है, उनका अपनी गाड़ी चलाने की ओर ध्यान नहीं रहता है, अपनी मोटरसाइकिल चलाने की ओर ध्यान नहीं रहता है। ये मजाक के तौर पर कहते हैं, लेकिन उसमें कुछ सच्चाई भी है, मैं जानती हूं। लोग रुक रुक कर मुझे देखते हैं। इतना एप्रिसिएशन हमेशा लोगों की ओर से मिलता है, लेकिन कभी भी मैंने मेरे पति के मुंह से तुम सुंदर दिखती हो, तुम बहुत सुंदर हो, या फिर मेरे किसी काम की तारीफ, मेरे गाने की तारीफ, मेरे घर के काम की तारीफ, किसी भी की तारीफ मैं कभी सुनती नहीं। उसके लिए मैं हमेशा तरस जाती हूं, और इसलिए मुझ में वो कभी प्रेम नहीं जगा पाए। अब मेरी मित्रता होने के कारण उनके पति के साथ भी अच्छी मित्रता बन गई थी। मैंने धीरे से एक दिन ये विषय निकाला। उनका पहला रिएक्शन था, सर क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैंने एक मामूली घर के लड़के के साथ में जाकर शादी की, डिमांड की कि मुझे इस लड़की का हाथ चाहिए। इससे बड़ा और एप्रिसिएशन क्या हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा एप्रिसिएशन है कि मैं इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बाहर के देशों में पढ़ा लिखा, इसके बावजूद उसको छोटे से उसके घर में जाकर खुद मैंने डिमांड की, मेरे माता पिता को भेजा और शादी के लिए हाथ मांगा। इससे और बड़ा एप्रिसिएशन क्या होता है? मैं बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर सकता था। मेरे ध्यान में आया कि ये महाशय कभी भी अपने पत्नी का प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मैंने ये दोनों उदाहरण आपके सामने रखे। पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे का एप्रिसिएशन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। अब ये दोनों उदाहरण पति ने पत्नी के बारे में एप्रिसिएशन करने चाहिए इस ढंग के हैं। इसका मतलब ऐसा मत निकालिएगा कि केवल पति ने ही पत्नी का एप्रिसिएशन करना चाहिए। पति को भी उतने ही एप्रिसिएशन की बहुत जरूरत होती है। अभी कल ही किसी ने सवाल मुझे पूछा था कि भाई पूरी दुनिया तो मुझे बहुत मानती है, फिलोसोफर मानती है, फ्रेंड मानती है, गाइड मानती है, कई लोग मेरी सलाह लेते हैं, लेकिन मेरे पत्नी को नहीं लगता है कि मुझे अक्ल है। यह बहुत बड़ा दुख होता है। कई क्रिएटिव व्यक्तियों का दुख होता है कि उनकी पत्नी उनको जो सम्मान उनको बाहर मिलता है, जो इज्जत बाहर मिलती है, जो एप्रिसिएशन बाहर मिलता है, वो घर में नहीं मिलता है। तो पति के लिए भी, चाहे कितना भी बड़ा पति हो, चाहे सामान्य इंसान हो, दोनों को एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। तो मित्रों, ये जो तीसरा महत्व का नियम है कि एक दूसरे का एप्रिसिएशन बार बार करो, मौके ढूंढो, लेकिन सच चीजों का एप्रिसिएशन करो। इसको अगर अमल में लाते हैं तो हमारा रिश्ता बेहतर बनने में उसकी बहुत मदद होती है। एक दूसरे के पसंद का ख्याल रखो, नियम नंबर 4। और केवल ख्याल मत रखो, तो उन चीजों को अमल में लाने की कोशिश करो। एक दूसरे के पसंद का ख्याल रखना। इसके लिए मेरे 2 मित्रों का उदाहरण मैं आपको दूंगा। दोनों ने एक दूसरे के साथ में शादी की। अब दोनों ने एक दूसरे के साथ में शादी की, इसका मतलब पति और पत्नी यानी स्त्री और पुरुष है, क्योंकि आजकल तो पुरुष भी शादी कर सकते हैं, स्त्री भी शादी कर सकती हैं, इसलिए मित्रों का मतलब वो मत लीजिए। दोनों मेरे अच्छे मित्र थे। एक दिन पत्नी आकर मेरे साथ झगड़ कर चली गई। उसकी, क्या तेरा मित्र हमेशा उसकी तारीफ करते रहता है। मैंने पहले ही, शादी के पहले ही उसको कहा था कि ये सेल्समैन का जॉब छोड़ दे, मुझे नहीं चलेगा ऐसा जॉब, हमेशा बाहर होता है, कहां कहां भटकते रहता है, इतने पैसों की जरूरत क्या है, हम थोड़े पैसे में निभाने के लिए मैं तैयार हूं ना। फिर भी सुनता नहीं है। एक हफ्ते बाहर था, आज ही उसका फोन आया कि और 3 दिन लगने वाले हैं,
मैंने पहले ही मना किया था कि इतने दिन बाहर नहीं रहना है, मैं अकेले नहीं रह सकती हूं इतने दिन। और 3 दिन लगातार, 10 दिन ये घर में नहीं है। मैं अब उसको अपने घर में नहीं रखने वाली हूं। जैसे ही वो कल सुबह आने वाला है, मैं उसको हकाल दूंगी, तू चाहे तो अपने घर में उसको रख, लेकिन मैं तो उसको अपने घर में नहीं रखने वाली। 4, 5, 6 मिनट तक वो बड़बड़ाते रहे, बोलते रहे, मित्र को भुला बड़ा बुरा भला कहते रहे। मैं सुनते रहा। मैं शांति से सुन रहा था तो वो कहने लग गए, अभी क्यों, तू क्यों नहीं बोझ को बोल रहा है? बोला क्या बोलूं, मैं जानता हूं उसको बहुत अच्छे ढंग से, और तुझे भी जानता हूं। तू केवल धमकी दे रही है, उसको हकाल देगी, लेकिन वो तेरी नस को बहुत अच्छे ढंग से पहचानता है। वो तुझे बराबर ठीक ढंग से पटाएगा और तू उसको हकालेगी नहीं। नहीं नहीं, इस टाइम तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ गया है, बिल्कुल नहीं, अभी मैं पिघलने वाली है। उसके कोई टेंट्रम्स को, उसके कोई टेक्निक्स को मैं भूलने वाली नहीं हूं। मैं जानती हूं बहुत अच्छे टेक्निक्स उपयोग में लाता है वो, लेकिन इस वक्त वो मुझे नहीं भुला पाएगा। मैं बिल्कुल उसको हकालने वाली हूं। बोला ठीक है, अगर तू उसको सुबह हकाल देगी, देखेंगे कहां जाता है। मेरे घर आया तो मैं देख लूंगा। दूसरे दिन मैं देरी से उठता हूं, दोपहर को आई। आते ही मैंने पूछा, अरे क्यों, वो तो किसको हकाला ना तूने, वो तो मेरे तरफ नहीं आया, किधर गया? अरे वही तो बताने के लिए आई मैं। अरे सुबह 4 बजे बेल दबी घर की। मैं तो गुस्से में थी, उसकी एक बैग पूरी की पूरी भर के रखी थी, उसके जितने भी कपड़े थे एक बैग में डाल के रखे थे, डोर के पास में ही बैग रखे थे। तय किया था कि दरवाजा खोलूंगी, सीधी बैग बाहर कर दूंगी और उसको बोलूंगी कि ये भी बैग लेकर चला जा, तो बिल्कुल घर में आना नहीं, तेरे साथ मेरे को रहना नहीं है, तेरे को कोई समय की और मेरी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, 10-10 दिन बाहर रहता है। मैंने सोचा ही था, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मोगरे की वेणी उसके हाथों में लटक रही थी। वो 4-5 मोगरे की वेणियां, उनकी सुगंध नाकों में गई। मेरा सब गुस्सा रफू चक्कर हो गया। मैं देखते ही रही और उसके बाहों में चली गई। अरे क्या आदमी है, सुबह 4 बजे ट्रेन से पहुंचा दिल्ली से, अब सुबह 4 बजे उसको कौन सी मोगरे की वेणी फ्रेश मिलने वाली है? इसका मतलब वो दिल्ली से लेकर आया। ये पूरे के पूरे प्रवास में वो मोगरे की वेणी खराब ना हो, इसलिए उसने उसको फ्रेश रखने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसको मालूम है मुझे मोगरे की वेणी बहुत पसंद है। मेरी पसंद का ध्यान रखने के लिए उसने इतनी मेहनत ली, सब गुस्सा मेरा रफू चक्कर हो गया। मैंने कहा था ना तुझे कि वो जानता है तुझे किस ढंग से हैंडल करना है, तो उसको नहीं घर से हकाल पाएगी। अभी भी उनका यही चलता है, वो उसको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर लेता है। ये बहुत आक्रामक है, एग्रेसिव है, वो बहुत शांत है, सैंग्विन पर्सनालिटी का है, उसके साथ में बहुत अच्छे ढंग से, अलग ढंग से बर्ताव करता है। जो बातें उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो बातें सुनता भी है। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो उसको लगता है कि ये मैंने यही करना है, उसके बारे में आग्रही रहता है, लेकिन बोलता नहीं है, अलग ढंग से उसको अच्छे ढंग से हैंडल करता है। तो एक दूसरे के पसंद का कितना एक दूसरे पर परिणाम हो सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है। हमारे जीवन साथी को जो चीज पसंद है वो डेलिबरेटली हम बीच बीच में करते हैं, तो उस तक ये एहसास पहुंचाते हैं कि हम तुमको बहुत चाहते हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे हर पसंद का ख्याल रखते हैं। हालांकि पसंद का ख्याल रखना और प्रेम व्यक्त करना ये दोनों चीजें एक नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाता है। 5वां नियम है, एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, संवाद होना चाहिए।
अभी आप कहेंगे कि पति पत्नी में तो हमेशा संवाद चलते रहता है, हम हमेशा एक दूसरे के साथ में बोलते रहते हैं, कभी अलग अलग चीजों के बारे में बोलते रहते हैं, कभी हम बच्चों के बारे में बोलते रहते हैं, कभी हम हमारे आर्थिक समस्याओं के बारे में बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। और आप कहते हो कि संवाद अच्छा चाहिए। ये जो संवाद है, प्रैक्टिकल संवाद है कि आप बच्चों के बारे में बातचीत कर रहे हो, आप आर्थिक समस्याओं के बारे में बातचीत कर रहे हो, आप रिश्तेदारों ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसके बारे में संवाद कर रहे हो, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो जीवन साथी है, पति पत्नी है, ये एक दूसरे के साथ में, केवल एक दूसरे के साथ में संवाद करे। इन दोनों का ही कम्युनिकेशन हो, दिल का दिल से कम्युनिकेशन हो, माइंड का माइंड से कम्युनिकेशन हो, मन का मन से कम्युनिकेशन हो। एक दूसरे के लिए स्वतंत्र समय निकालना चाहिए। जब केवल दो ही होंगे, मेरे काफी जुड़े मित्र हैं, आपस में बहुत अच्छी मित्रता उनमें है, तो हमेशा हर चीज में साथ में जाते हैं। 3-4 जोड़े मिलकर पिक्चर को जाएंगे, बाहर घूमने को जाएंगे। इसको मैं समय निकालना नहीं कहता हूं, यह समय निकालना अलग बात है। लेकिन केवल पति पत्नी एक दूसरे के लिए जानबूझकर तय कर कर समय निकालते हैं, चाहे वो केवल दो ही लोग, उसमें बच्चे भी नहीं शरीक होंगे, चाहे बच्चे छोटे हो चाहे बड़े हो, उसमें मित्र नहीं शरीक होंगे। केवल दो ही व्यक्ति कहीं जाकर रहते हैं, यह भी समय निकालना हो गया। घूमने को जाते हैं, बगीचे में जाकर बैठते हैं, यह करने के लिए समझो समय कम है तो घर में ही कहीं ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जो भी तय समय, घंटा भर हो, कुछ भी हो, आराम से एक दूसरे के साथ में बात करते हैं, जिसमें बीच में फोन नहीं उठाते। इस कम्युनिकेशन में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा, इसकी पूरी तरह से खबरदारी लेते हैं। इस ढंग से कम्युनिकेशन पति पत्नी में होना बहुत जरूरी है। मैरिटल डिसहार्मोनी का एक नियम मैं आपको बताऊं। जब भी पति पत्नी में कोई विसंवाद निर्माण होता है, जिसको मैरिटल डिसहार्मोनी कहते हैं, मैरिटल डिसहार्मोनी कहते हैं, विसंवाद, इसकी पहली नींव होती है कि दोनों का कम्युनिकेशन किसी भी कारणवश रुक जाना। उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। ये जो अंतर्गत कम्युनिकेशन है, दिल का दिल से कम्युनिकेशन है, माइंड का माइंड से कम्युनिकेशन है, वो किसी कारणवश रुक जाता है। ये रुकने के बाद में दोनों में एक दूसरे के अंदर जो गलतफहमी हो सकती है वो बढ़ती जाती है। दोनों मन ही मन एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, और ये मैरिटल डिसहार्मोनी, ये वैवाहिक विसंवाद बढ़ते जाता है, और उसका रूपांतरण शायद आगे चलकर और किसी बात में हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन जो है बहुत ही महत्व का है। उसके लिए आज के दौड़ धूप के जमाने में भी समय निकालना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक बार, कि एक दिन ये 2 घंटे हो गए केवल हमारे हो गए, इसमें कोई भी बीच में नहीं आएगा, बच्चे भी बीच में नहीं आएंगे, मित्र बीच में नहीं आएंगे, और आज के जमाने में सबसे बड़ी बात, मोबाइल बीच में नहीं आएगा। केवल हम 2 लोग हो गए, केवल हम एक दूसरे के साथ में बात करेंगे। इसलिए मैंने बेडरूम नहीं कहा, बेडरूम के बाहर मिलिए, बैठिए, एक दूसरे के साथ में बातचीत कीजिए। ये जब बातचीत इस ढंग से होती है तो अपने बारे में बातचीत होती है, दोनों के बारे में बातचीत होती है, दोनों के पसंद के बारे में बातचीत होती है।
ये भी बातचीत हो सकती है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है, आपकी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। अभी मैं देखता हूं कि शादी होकर 10 साल हो गए, पति पत्नी में अच्छा रिलेशन नहीं है। पत्नी को मैं पूछता हूं कि भाई तुम्हारा अच्छा रिलेशन क्यों नहीं है पति के साथ में। वो कहती है कि जब भी वो मेरे पास आते हैं तो उनके पसीने की बहुत गंदी बास आती है, इसलिए मैं एकदम से रिपेलेंट बन जाती हूं, उनसे दूर जाना चाहती हूं। शादी होकर कितने साल हो गए? 10 साल। मैं पूछता हूं ये बात जो तुम मुझे कह रही हो, ये बात कभी पति को कही क्या? नहीं, आज तक नहीं कही। क्यों नहीं कही? वो क्या मानेंगे इसका परिणाम? जो उनको बुरा लगेगा, शायद उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, शायद इस बात को बुरी तरह से लेंगे, इसलिए मैं बोल नहीं पाई। अरे भाई, ये दोनों के अंतर्गत बात है। दोनों का रिलेशन अगर बेहतर होना है और उनके पसीने की बदबू के कारण आप एकदम से रिपेलेंट बन जाती हो, आपको दूर जाने की इच्छा हो जाती है, तो ये बात तो शुरुआत में आपने कहनी चाहिए। भाई, हम जब भी रात में साथ में आएंगे आप नहा कर आइए, लगे तो नहाने के लिए मैं आपको मदद करूंगी, इस ढंग से ये बात होनी चाहिए। दूसरे एक जोड़े की शादी होकर 5 साल हो गए थे, पति पत्नी के ज्यादा नजदीक नहीं आता है, सेक्स में खास कर वो कभी किस नहीं करता है, और पत्नी जहां वहां देखती है कि पति यानी जोड़े एक दूसरे को किस करते हैं, वो कहती है कि मेरा पति मेरे साथ रोमांस ही नहीं करता है, कभी किस भी नहीं करता है, केवल सेक्सुअल एक्ट होती है। मैंने पति को पूछा, पति कह रहा है कि उसके मुंह का बास आता है, पायूरिया कहते हैं इसको। जिसके मुंह को बास आता है, जिसको पायूरिया है, उसको पता नहीं होता है कि मेरे मुंह का बास आता है। जब सामने का व्यक्ति उसको कहेगा तभी ध्यान में आएगा। कुछ लोगों का पायूरिया इतना तीव्र नहीं होता है कि सामने के व्यक्ति को, जो भी बैठा है सामने 2-3 फीट पर, उसको बास आएगी। ये तो पति को ही आ सकती है बास, और किसी को नहीं आ सकती है। उस बेचारी को पता ही नहीं था कि मेरे मुंह को बास आती है, इसलिए मेरा पति मुझे कभी किस नहीं करता है। काफी अंतरंग बातें हैं, ये तो सेक्स से जुड़ी हुई बातें हैं, वो भी बहुत महत्व की बातें हैं। इन बातों के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन होना चाहिए। हमारी पसंद के बारे में, नापसंद के बारे में, खाने की पसंद है, कपड़े पहनने की पसंद है। कई पतियों को अपनी पत्नियां जिस ढंग से कपड़े पहनती है वो पसंद नहीं आता है, वाइस वर्सा होता है। कई पत्नियों को अपने पति जिस ढंग से कपड़े पहनते हैं पसंद नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। हमेशा याद रखिए कि पति पत्नी का रिलेशन, पति और पत्नी के बीच का रिलेशन, ये आकर्षण का रिलेशन होना ही चाहिए, ये मस्ट है। एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना चाहिए, और ये आकर्षण अगर कायम रखना है तो एक दूसरे के पसंद का बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखना चाहिए। अब एक दूसरे की पसंद का ध्यान कब रख पाएंगे? जब एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन होगा। भाई, आप इस ढंग के कपड़े पहनते हो, मुझे बिल्कुल आप ढीले ढाले लगते हो, अच्छे लगते ही नहीं हो। आप इस ढंग की कपड़े पहनती हो, बहन जी लगती हो, मुझे आकर्षक लगती ही नहीं हो। ये एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट होना चाहिए। हमारे यहां बिल्कुल उल्टा चित्र होता है। पत्नी जब बाहर जाती है तो इतनी सुंदर मेकअप कर कर, सुंदर दिखने की कोशिश कर कर, प्रेजेंटेबल बनाकर बाहर निकलती है, श्रृंगार कर कर, ताकि लोग देखें और तारीफ करें। अब लोग तो केवल तारीफ करेंगे। सेक्सुअल रिलेशन तो पति रखता है, और पति के साथ में जब वो बेड पर जाएगी तो मटमैली मैक्सी पहनकर, ढीली ढाली, उसमें कई तेल के दाग लगे हैं, सब्जी के दाग लगे हैं, बास आ रही है, इस अवस्था में जाएगी। सेम पति की बात।
बाहर जाते वक्त एकदम प्रेजेंटेबल होकर जाएगा, लेकिन पत्नी के साथ में जब जाएगा, बेड पर जाएगा, तब थका आ रहा, पुराने कपड़े पहने हुए, गंदा सा पायजामा पहनकर, कैसा एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा होगा। ये सब चीजें मेजर रोल प्ले करती है। वो क्या हमेशा की बात है पति पत्नी में, क्या है वो तो क्या कभी कभी होते रहता है, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत महत्व की बात है। क्यों है ये आगे चलकर मैं आपसे उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो मित्रों, ये जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, पति और पत्नी में होना चाहिए। इसमें क्या हो सकता है कि कभी कभी जो बात हमारे दिल को लग गई, वो बहुत एक पॉजिटिव वे से बाहर आ सकती है। पत्नी कह सकती है कि परसों जब आपके मित्र आए थे तब आपने एकदम से मुझे ऐसी बात कही, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जानती हूं कि आपके मन में नहीं था कि यह बात मेरे अपमान करने के लिए आप कह रहे हो, आपने तो नेचुरली नॉर्मली कह दी, लेकिन आपने ये बात सब मित्रों के सामने कही, इसलिए मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ, बुरा लगा। तब पति कह सकता है, दोनों अच्छे मूड में हैं, मुझसे गलती हो गई, आगे चलकर मैं ध्यान रखूंगा, कहना भी है तो पॉजिटिव वे से कहूंगा, दूसरों के सामने नहीं कहूंगा, तुम्हें अकेले में कहूंगा। इस ढंग से जो छोटी छोटी बातें मन में नासूर पैदा कर सकती है, कल जाकर वो बातें कम्युनिकेशन में से निकल जाती है, नासूर बनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है, जिनके कारण मन में गलतफहमी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है। दूसरों को, एक दूसरे को बेहतर समझने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसलिए ये हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन बहुत महत्व की बात है। उसके लिए स्वतंत्र समय निकालना चाहिए। केवल दो लोग एक दूसरे के साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। अब ये बातों को कोई भी एक मर्यादा नहीं हो सकती है। अब ये रोज रोज एक दूसरे के बारे में क्या बात करेंगे। हो सकता है नॉवेल अच्छी लगी, इसके बारे में बात चल रही है, सिनेमा अच्छा लगा, इस बारे में बात चल रही है। हो सकता है मुझे हीरो कौन सा अच्छा लगता है, आपको हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है, इस बारे में बातचीत हो रही है। लेकिन एक बात के बारे में शेयर करने की जरूरत नहीं, मैं जाहिर तरीके से कहूंगा। मेरे शादी के पहले मेरे किसके साथ क्या रिलेशन थे, इस बारे में बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे शादी के पहले मेरे कॉलेज के जीवन में मुझे कौन अच्छा लगता था, इसके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं। हालांकि जो भी किताबें इस विषय पर है, वो मैक्सिमम किताबें अमेरिकन किताबें हैं। उस सोसाइटी में ये बातें कहनी चाहिए, ऐसा सलाह दिया, यानी ऐसी सलाह दी जाती है, और उस सोसाइटी में यह सलाह योग्य है। वहाँ बचपन से जिस ढंग से लड़के लड़कियाँ बढ़ते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बनती है, वो काफ़ी चीज़ें आसानी से सह सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये मुश्किल है। जब भी थोड़ा सा झगड़ा होता है, ये सब बातें, जो बातें कही गई कि शादी के पहले ऐसा था, वैसा था, वैसा था, सब निकाल पर एक दूसरे पर आरोप करने के लिए हम शुरुआत कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शादी जिस दिन हुई उस दिन से हमारा एक दूसरे का जीवन है, पहले का जीवन से हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ये एटीट्यूड रखना ज़्यादा अच्छा है। अब मित्रों, छठवां बहुत ही महत्व का मुद्दा है, शक का राक्षस, पैरोनिया इसको कहा जाता है। मेरे पत्नी का, मेरे पति का किसी और के साथ में तो रिलेशन नहीं है, ये शक, ये डाउट। शादी का सबसे बड़ा दुश्मन ये शक का राक्षस है, पैरोनिया है। एक बार आपने इसको अंदर एंट्री दी आपके मन में, तो आपकी शादी तो तहस नहस हो गई है। इसको बिल्कुल अंदर एंट्री नहीं देनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो कहता हूं शायद आपको कोई भी दूसरा काउंसलर, कोई भी दूसरा व्यक्ति बताने की हिम्मत नहीं करेगा। यह केवल मैं ही आपसे कह सकता हूं। सबसे पहले दिमाग में डाल लीजिए कि शादी के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, शादी आपके लिए पैदा हुई है। सबसे पहले ये चीज दिमाग में डाल लीजिए। नंबर 2 की चीज दिमाग में डाल लीजिए
कि शादी दोनों के आनंद के लिए की जाती है, दोनों का जीवन बेहतर हो इसलिए की जाती है। एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए शादी नहीं की जाती है। ये दो प्राथमिक नियम हमेशा हमारे दिमाग में स्पष्टता से होने चाहिए और वो कभी भूलने नहीं चाहिए। अब मैं तीसरा नियम कहता हूं, अगर आपको शादी में रहना है और आनंद से जीना है, सही में आनंद से जीना है, तो मेरी प्रामाणिकता मेरे साथ, उसकी प्रामाणिकता उसके साथ, ये आपके जीवन का मोटो होना चाहिए। अगर आपको आपके जीवन में शादी में रहकर भी आनंद से जीना है, तो मेरी प्रामाणिकता मेरे साथ, उसकी प्रामाणिकता उसके साथ, ये आपके जीवन का मोटो होना चाहिए। ये तीसरा नियम है, बहुत महत्व का नियम है, कभी आपने भूलना नहीं चाहिए। अगर इसको आप भूले तो समझ लीजिए आपके शादी के 12 बज गए। शादी टिक सकती है, आखिरी तक चल सकती है, लेकिन वो आपको आनंद नहीं दे सकती है। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि हम ऐसा मानते हैं कि शादी में एक बार पति पत्नी बन गए कि दोनों ने एक दूसरे के साथ में प्रामाणिक रहना चाहिए। अब ये बाकी चीजों के बारे में इतना हमारा आग्रह नहीं होता है, लेकिन एक चीज के बारे में बहुत आग्रह होता है, वो सेक्स के बारे में, प्रेम के बारे में। कि पति पत्नी में जिस ढंग का प्रेम होता है वो केवल पति पत्नी में ही होना चाहिए। पत्नी ने कभी भी दूसरे पुरुष के बारे में प्रेम की भावना मन में निर्माण नहीं होने देनी चाहिए, और ना ही किसी सेक्स के बारे में उसने सोचना चाहिए। सेम पत्नी चाहती है कि पति ने केवल मेरे साथ ही सेक्स करना चाहिए और केवल मुझ पर ही प्रेम करना चाहिए। अब ये हमारी मैरिज की शर्त होगी। ये शर्त के साथ में आग्रह आता है चरित्र का, पवित्रता का आग्रह। केवल पति के साथ रिलेशन होगा, केवल पत्नी के साथ रिलेशन होगा। अब यह आग्रह रखने का हमको अधिकार है कि नहीं? मैरिज सिस्टम तो अधिकार देती है। प्रैक्टिकली यह संभव है कि नहीं, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने जब आपको आपके सामने बात रखी कि मैरिज सिस्टम किस ढंग से पैदा हुए, नेचर की क्या आवश्यकता थी, नेचर से ही इंसान वन मैन वन वुमन रिलेशनशिप रखने के योग्य नहीं है। नेचर ने इंसान में अलग ढंग की भावनाएं निर्माण की है। नेचर की आवश्यकता थी कि बार बार बच्चे पैदा हो, इसलिए स्त्री ने, यानी जो भी मादी है, मादी ने कई नरों के साथ संबंध रखने चाहिए, इसलिए उसको नेचर ने तैयार किया है। और एक नर ने कई मादियों के साथ संबंध रखने चाहिए, इसलिए नेचर ने उसको तैयार किया है। उसके बाद में हमने मैरिज सिस्टम तैयार की। इस मैरिज सिस्टम में आज कुछ सैकड़ों साल पहले से वन मैन वन वुमन रिलेशनशिप, एक ही पति एक ही पत्नी, इस ढंग का रिलेशन हम रखना चाहते हैं। सुंदर रिलेशन है। मैंने कहा कि अमेरिका जैसे देश में इतनी स्वतंत्रता होने के बावजूद 50% जोड़े विदाउट डाइवोर्स जिंदगी भर साथ में जीते हैं। बाकी भी कई प्रयोग आपके सामने मैंने रखे। तो यह बहुत सुंदर सिस्टम है, अगर एक दूसरे को अच्छे ढंग से वो न्याय दे पाती है तो। और यहां पर ये आग्रह को अब ज्यादा मत खींचिए। ठीक है, आग्रह है, वहां तक ठीक है। शादी में एक दूसरे के लिए एक दूसरे ने प्रामाणिक होना चाहिए, चरित्र के बारे में प्रामाणिक होना चाहिए, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में प्रामाणिक होना चाहिए, प्रेम के बारे में प्रामाणिक होना चाहिए, ये अपेक्षा तक ठीक है। लेकिन इन अपेक्षाओं को एक हद से ज्यादा एक दूसरे पर जब हम लादना शुरू करते हैं, उसमें से शक पैदा होता है। और एक बार शक को आपने गुंजाइश दी कि उसके बाद में आपकी शादी तहस नहस हो जाती है। अब शादी का आधार आपने अगर एक बार ये मान लिया, तो पत्नी का व्यभिचार हमको बहुत भयानक लगता है।
इतना भयानक लगता है कि हमको ऐसा लगता है कि पत्नी ने अगर व्यभिचार किया तो मेरी पूरी की पूरी इज्जत चले गई, मेरे खानदान की इज्जत चले गई। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं जेल में था। इमरजेंसी में पहले ही दिन हमने पोस्टर्स लगाए और वर्धा के जेल में था। जब हम जेल में थे तो जेल की जो सिस्टम होती है उसमें जिन्होंने मर्डर किए हैं, जिनको लंबी शिक्षा हुई है, ऐसे लोगों को वार्डन बनाया जाता है। वो जेल सिस्टम का एक हिस्सा बनते हैं। सबसे ज्यादा लंबी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग, जिनका बर्ताव अच्छा होता है, उन पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और ये वार्डन कैदी होने के बावजूद उनको काफी अधिकार मिल जाते हैं। तो जिस जेल में मैं था, वर्धा के जेल में, एक बूढ़ा वार्डन था, हम पर बहुत प्रेम करता था। खेत में काम के लिए जाएगा तब हमारे लिए वहां से फल लेकर आएगा, क्या क्या लेकर आएगा। जहां पर खाना पकता है, रसोड़ा, वहां से हमारे लिए क्या क्या चुरा के ले आएगा। भाई आप स्टूडेंट लोग हो, खाने पीने के दिन हैं, ज़्यादा आपको ये अच्छा खाने को यहाँ मिलता नहीं है। बहुत प्रेम करता था हमसे। मित्रता होने के बाद में उसने मर्डर क्यों किया, इसकी जानकारी मैंने प्राप्त की। उसकी शादी हुई थी, उसकी बीवी उससे 10-12 साल जवान थी, सुंदर थी, बहुत प्रेम करता था, अच्छी बड़े पैमाने पर उसके पास जमीन थी, जमींदार था। एक दिन अचानक घर में आया, देखा है प्रियकर के साथ में। इतना गुस्सा आया कि बाजू में जो सब्बल थे वो उठाकर सीधा का सीधा दोनों के अंदर डाल दी। उसके मन में विचार क्या आया था? जैसे ही दोनों को साथ में देखा, मेरी इज्जत गई, मेरे खानदान की इज्जत गई। फिर मित्रता अच्छे होने के बाद में काफी बात करता था। मैंने धीरे से पूछा, तुमको कभी दुख नहीं होता क्या? वो बोले नहीं, मेरे इज्जत का सवाल था। जिसकी पत्नी दूसरे के साथ में सोती है उस व्यक्ति को कोई इज्जत बचती है? ऐसे जीने में क्या मतलब है? ये पहली उसकी प्रतिक्रिया थी। अब मैं तो 10 महीने जेल में था, बार बार बात होती थी, अलग अलग विषयों पर बात होती थी। धीरे धीरे उसके साथ में बात करने के बाद में मैंने उसको समझाया कि समझो पत्नी की वो आवश्यकता है। वो तुम्हारे साथ में प्रेम कर कर तो शादी कर कर नहीं आई थी। हो सकता है कि उसकी शादी जबरदस्ती हुई हो तुम्हारे साथ, तुम अमीर थे इसलिए। तो ऐसी अवस्था में उसके बारे में इतना गुस्सा तुम्हारे मन में ठीक नहीं है। उसकी भी कोई आवश्यकता हो सकती है। तो एक दिन उसने खुद होकर कहा, हमारी काफ़ी बातचीत होने के बाद में, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसको पूछना चाहिए था और दोनों की शादी करवा देना चाहिए था। अब ये इस ढंग से मर्डर करने के बाद अब उसको लगने लगा तो अब तो कोई फायदा नहीं। तो ये पत्नी का व्यभिचार बहुत ही सीरियस माना जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में। हमारे पैट्रियार्कल सोसाइटी में वो पहले कानूनन अपराध था, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और वो जो कानून था उसी को बर्खास्त कर दिया है, ये भी हम जानते हैं। इसका मतलब पति ने पत्नी का व्यभिचार सहन करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या फिर उसको स्वीकारना चाहिए, ये भी मैं नहीं कहूंगा। ये तो उस पत्नी के स्वतंत्रता की बात है, लेकिन उसको एक हद से आपने ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। पहले क्या था कि स्त्री केवल घर तक सीमित थी, घर में रहती थी और घर में बाकी बहुत मेंबर्स रहते थे, सिंगल फैमिलीज नहीं रहती थी।
उन दिनों में बाकी लोग घर के स्त्रियों की तरफ ध्यान रख सकते थे। पति आश्वस्त रहता था कि घर में पत्नी है, सुरक्षित है, वो किसी के रिलेशन में नहीं आ सकती है। ये कल्पना कम से कम वो कर सकता था। आजकल बंबई जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में पति सुबह 8 बजे घर के बाहर निकलता है, रात को 8 के पहले घर में नहीं आ सकता है। 12 घंटे वो इतना दूर होता है कि घर में क्या चल रहा है उसको कभी पता चल नहीं सकता है। तो जो पत्नियां घर में भी काम करती है, बाहर नौकरी नहीं करती है, उनके बारे में भी शक के लिए बहुत गुंजाइश है। पति 12 घंटे घर के बाहर होता है, ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में स्त्रियां भी होती है, पत्नी के मन में शक के लिए बहुत गुंजाइश है। फिर आजकल सोशल मीडिया आ गया, मोबाइल आ गया, घर के बाहर बड़े पैमाने पर स्त्रियां गिरने लग गई है, पढ़ने लग गई है, नौकरी करती है। बंबई जैसे शहर में तो ऐसा होता है कि पति के साथ में जितना समय ऑफिस में नौकरी करने वाली स्त्री गुजारती है, उससे ज्यादा समय वो घर के बाहर गुजारती है। तो फिर शक के लिए बहुत गुंजाइश है। तो ये तो जीना दुभर हो जाएगा, और कई लोगों का होता है। इसलिए मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं। पहला उदाहरण मैं ले रहा हूं, एक मैनेजर जी का था। एक कंपनी में बहुत बड़े मैनेजर थे। मेरे एक मित्र की उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, और मेरे मित्र बार बार कह रहे थे कि तुम जहां हमेशा जाते हो उसी के पास में वो कंपनी है, वो मैनेजर आपको मिलना चाहते हैं, एक बार उनसे जरा मिल लो। जब मुझे अवसर मिला, मैंने फ़ोन किया, मैनेजर साहब से मिलने को चला गया। उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से आओ भगत की, और जब हम बातचीत कर रहे थे, हर 5-10 मिनट में वो घर में फ़ोन लगाते थे। क्या, कैसी हो, क्या कर रही हो? पत्नी ने कुछ जवाब दिया कि फ़ोन रख देते थे। अब हम बहुत इधर उधर की बातें कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी मैनेजरियल कोर्सेज किए थे, अमेरिका जैसे देश में रह के आए थे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, बाकी कई चीज़ों के बारे में हमारी बातचीत चल रही थी। पहला मेरा इंप्रेशन हुआ कि इस आदमी का अपने पत्नी के प्रति कितना प्रेम है। हर 5-10 मिनट में घर में फ़ोन करता है, पत्नी को पूछता है कैसी हो, उसने बहा के बस रख देता है। 2-3 बार उसका फ़ोन होने के बाद में, शायद मैं उनके सामने बैठे बैठे 20-25 मिनट हो चुके थे, तब तक उनके 3 बार फ़ोन हो चुके थे। चौथी बार उन्होंने फ़ोन लगाया, पत्नी ने नहीं उठाया। रिंग बजते रही, हमारा बातचीत रुक गई हमारी बीच में। वो बार बार रिंग लगा रहे हैं, नहीं उठाया। फिर उन्होंने रख दिया फ़ोन। उन दिनों में तो केवल अपने लैंडलाइन फ़ोन होते थे, मोबाइल वगैरह तो थे नहीं। थोड़ी देर बाद, हर 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद वो फ़ोन घर में घुमा रहे हैं। हमारी बातचीत पूरी तरह से रुक चुकी है। 5-7 मिनट हो गए। शायद 10 मिनट बाद पत्नी ने फ़ोन उठाया, और ये अभी पूरी तरह से आपा खो बैठे थे। जोर से चिल्ला कर पूछे, क्या कर रही थी तू? मैं बार बार तुझे फोन कर रहा था। पत्नी कहती है वो मुझसे कम से कम 3-4 फुट दूरी पर है, फिर भी मुझे पत्नी का आवाज सुनाई दे रहा है। यहां पे पत्नी जोर से चिल्ला कर कहती है, मैं टॉयलेट में थी, टॉयलेट में भी ना जाऊं, अब वहां भी एक्सटेंशन लगा दीजिए। तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे मित्र बार बार मुझे क्यों कह रहे थे कि इस मैनेजर से आपको मिलना है, बहुत बड़े कंपनी में, बहुत बड़े ओहदे पर। मैंने कहा कि मुझे क्यों बुलाया, मुझसे क्यों आप मिलना चाहते थे? ये बातचीत तो अपनी चलते रहेगी, मुझे लगता है यही प्रॉब्लम है ना। वो बोले हाँ यही प्रॉब्लम है। क्या हुआ, मैं बहुत बाहर घूमते रहा, बाहर देशों में, फिर आखिरी में तय किया कि भारत की कंपनी ज्वाइन करूं। यहां आ गया बंबई में, और यहां ज्वाइन करने के बाद में मैंने शादी की। अब मेरी पत्नी मेरे से 12-14 साल छोटी है, एकदम यंग है, दिखने को बहुत एक्सेप्शनल सुंदर है। मैंने छोटे गांव की पत्नी पकड़ के लाई। तो पूरी दुनिया देखी है तो मुझे छोटे गांव की पत्नी चाहिए थी।
ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं चाहिए थी, इसलिए ग्रेजुएट पत्नी के साथ में शादी की। वो घर में रहती है। मैंने बोला आप फोन क्यों करते हो बार बार? नहीं, मैं ये देखता हूं कि वो कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा ना उसका। आपको शक है? हाँ, हमारे उम्र में 15-1 साल का फर्क है। बोला आप तो बहुत हैंडसम हो। हाँ वो तो है, लेकिन वो बहुत ही सुंदर है। अब पूरे मोहल्ले में तो बहुत जवान लोग हैं, हम जहाँ रहते हैं बिल्डिंग में। अब मुझे हमेशा लगता है कि ये कोई एक आधे जवान लड़के के चक्कर में ना गिर जाए, इसलिए मैं फ़ोन करते रहता हूँ। बोला हर 5 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप फ़ोन करते हो, उससे क्या होता है? नहीं वो किसी के साथ तो नहीं है ना, इसका पता चलता है। घर के बाहर तो नहीं है ना? बोला घर के बाहर नहीं है, इसका पता चलता है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो किसी के साथ नहीं, आपको कैसा पता चलेगा? बोले कैसा? कोई होगा तो आवाज आएगी ना। बोला क्यों? उसको पता रहेगा ना कि पति बार बार फोन करता है। आपको पता है कि सब कुछ करते वक्त भी फोन लिया जा सकता है और बात की जा सकती है, और फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। वो एकदम से ऐसे आंखें फाड़ कर मेरे तरफ देखने बैठे। शायद उन्होंने कल्पना कर ली होगी कि पत्नी उनकी किसी प्रिय के साथ में है, उनका कुछ चल रहा है और वो इनके साथ में बातचीत कर रही है फोन पर। पसीना पसीना छूट गया उनको। मैंने कहा मैंने आपका दुख बढ़ाने के लिए बात नहीं कही है, मैंने इसलिए आपके साथ में ये बात की है कि कुछ भी करते हुए भी वो आपका फोन उठा सकती है, आपको आश्वस्त करा सकती है, और जो उसको करना है वो सब कुछ कर सकती है। सीधी सी बात है, आप यहां से फोन कर रहे हो, यहां से आपको घर में जाने के लिए कितना समय लगता है? बोले कम से कम 1 घंटा। तो उसको आप फोन कर कर हमेशा आश्वस्त करते हो कि 1 घंटा तो मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता, तुम चाहे वो करो 1 घंटे तक। वो और आंखें फाड़ कर देखने लग गया कि मेरे बर्ताव का मतलब क्या निकलता है, मैं उसके ध्यान में लाकर दे रहा हूं। महाशय घबरा गए, पसीना पसीना छूटने लगा। फिर मैंने उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया और पूछा फिर आपने तो कोई प्राइवेट डिटेक्टिव रखा होगा? हाँ बोले रखा था। अब इन लोगों की आदत तो मुझे मालूम है, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला था। प्राइवेट डिटेक्टिव का क्या रिजल्ट रहा है, क्या उन्होंने रिपोर्ट दिया? नहीं बोले महीना भर उन्होंने ध्यान रखा, उन्होंने फिर रखा, कहा मुझे रिपोर्ट दिया कि बिल्कुल तुम्हारे घर में कोई लड़का जाता नहीं, कोई बाहर आता नहीं, गए भी तो छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे कुछ मांगने के लिए तुम्हारी पत्नी उनसे बहुत प्रेम करती है इसलिए जाते हैं, बाकी तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप आश्वस्त हुए? नहीं मेरी पत्नी बहुत होशियार है, छोटे गाँव की लेकिन बहुत होशियार है। उसके ध्यान में आया होगा कि मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव रखा है इसलिए सब कुछ हो रहा है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया होगा। मैंने कहा आप बार बार फोन करते हो फिर भी आश्वस्त नहीं होते हो, प्राइवेट डिटेक्टिव रखा फिर भी आप आश्वस्त नहीं हो। आप इतने बड़े व्यक्ति अपने फील्ड के हो, इतने सक्सेसफुल हो, कई देशों में आपने काम किया है, आज इतनी बड़ी कंपनी में इतने बड़े ओहदे पर हो, और रात दिन मेरी पत्नी क्या कर रही है इसके बारे में चिंता करते रहते हो। ऐसे जीने में कोई मतलब है? ये कोई जीना हो गया? मेरी पत्नी प्रामाणिक है कि नहीं, वो किसी का उसका कोई प्रियतम है कि नहीं, किसी के साथ में उसका चल रहा कि नहीं चक्कर, यही अगर रात दिन मेरे दिमाग में चलता रहेगा तो मेरे जीने को कोई मतलब बचेगा क्या? ऐसे व्यक्तियों ने अपने जीवन में शादी न करना उत्तम है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसका शक्की दिमाग है उसके लिए शादी नाम की चीज है ही नहीं, और हमारा दिमाग शक्की है कि नहीं हमको पहले ही पता चल जाता है। हम जब कॉलेज में सीखते हैं, कोई लड़की हमको बहुत पसंद आती है, वो अगर किसी और के साथ में बात करती है तो हमको बहुत जलन होती है, बहुत दुख होता है, तो समझ लीजिए कि हमारा दिमाग शक्की है, हम शादी में जीने के लायक नहीं है। आज के जमाने में तो नहीं। आज आप किसी भी अपने पत्नी को या पति को एक कपबोर्ड में बंद कर नहीं रख सकते हो। आजाद जिंदगी जीने का हर एक को अधिकार है। आज के समाज में उस व्यक्ति का कई लोगों के साथ में संपर्क आने वाला है, अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ में भी संपर्क आना है, अनिवार्य है, उसको रोका नहीं जा सकता है। और इसके बावजूद हमारा इतना विश्वास होना चाहिए और इतने आनंद से हम जी सकने चाहिए कि उससे हमको कोई फर्क ना गिरे। अब ये क्या होता है, कितना डिफिकल्ट होता है, इसके लिए और 2 केसेस मैं आपके सामने रखूंगा। एक पति पत्नी
पहले शुरुआत में क्या होता था कि जब मैंने सी कोर्स शुरू करना था मुझे, तो मुझे ये जिम्मेदारी मुझ पर थी कि जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उसके बारे में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बढ़े। तो रेगुलर मैं क्लिनिक चलाता था, उसमें लगातार काउंसलिंग चलता था, दिन भर काउंसलिंग चलता था। तो कुछ इस ढंग से शक करने वाले जोड़ों को भी कंपलसरी काउंसलिंग होता था। अब उसमें एक केस मेरे पास आई, विचित्र केस थी। दोनों दिखने को बहुत अच्छे, पत्नी भी बहुत सुंदर, पति पत्नी दोनों आए और पत्नी पहले ही एकदम से भड़क चुकी थी। हालांकि दोनों अलग अलग दिशा से आए थे। तब मेरा क्लिनिक सांता क्रूज में था। पति ऑफिस से आया था, पत्नी अपने घर से आई थी। दोनों मिले तो ऑफिस में ही मिले मेरे। और पत्नी जैसे ही अंदर आई भड़क चुकी थी और बोले, क्या हमेशा आप तारीफ करते हो मेरे पति की, कहते हो कि मेरा पति ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, आपकी गलतफहमी है। देखो देखो, बारीकी से देखो, उनके शर्ट की तरफ देखो। मैं देख रहा हूं, ऐसा ऐसा चश्मा कर कर देख रहा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा ये हिस्सा मैला मैला लग रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली। ये देखो, तेल लगा है, यहां पर तेल लगा है। अब पति कहने लग गया, सर मैं आया, लोकल में आया, वो भी सेकंड क्लास में। कितनी भीड़ होती है शाम के समय में। अब लग गया होगा कुछ तो भी थोड़ा सा, मेरे ध्यान में भी नहीं आया। बिल्कुल गलत। शाम के समय में कभी भी पुरुषों का जो डिब्बा होता है, मेल डिब्बा होता है, उस डिब्बे में कभी स्त्री चढ़ती नहीं है। और ये तेल का दाग है, और तेल केवल स्त्रियां लगाती है अपने बालों को। तो ये लोकल में लगा हुआ दाग नहीं है। इनके ऑफिस में बहुत औरतें हैं, किसी को लेकर बैठे होंगे गोदी में, तब लगा है। अब मैं बारीकी से देख रहा हूं तो मुझे वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैला मामूली सा लग रहा है। उसके आधार पर ये उनकी पत्नी कल्पना करती है कि ऑफिस में ये व्यक्ति किसी तो भी औरत को लेकर बैठा है, जैसे ऑफिस में दोनों के लिए प्राइवेट रूम ही वहां पर है, गोदी में लेकर बैठा है, और इस कारण उसके तेल का दाग इसके शर्ट को लगा है। अब मुझे बताइए, आदमी क्या स्पष्टीकरण देगा, कितना बार बार स्पष्टीकरण देगा। दूसरा एक जोड़ा, पति का पत्नी के बारे में संशय। तो मैंने हमेशा का जो तरीका होता है उस तरीके के आधार पर उसको बोला कि चल निकाल भाई, तेरे को क्यों संशय लगता है, अपने पति के बारे में क्यों शक लग रहा है तुझे, कौन कौन सी घटनाएं हैं। उसने 10 घटनाएं निकाली। 10 घटनाएं निकालने के बाद में, अभी ये घटनाएं पूरे साल भर की थी, पत्नी ने मेरे सामने 8 घटनाओं के प्रूफ्स हाजिर किए कि आपका ये शक गलत है, आपका ये शक इस कारण गलत है, इस कारण गलत है। 2 चीजों के बारे में वो ठीक से स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। एक तो उसको याद ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ, और एक घटना के बारे में वो कह रहे थे कि ठीक है, मैं बराबर है आपका, आधा घंटा नहीं थी, क्योंकि मैं अपने काकी की तरफ गई थी। घर में थोड़ा सा आपके साथ में झगड़ा हुआ था, इसलिए दिमाग ठीक नहीं था। मुझे लगा काकी के पास जाऊंगी तो काकी के साथ में थोड़ी बातचीत करके आऊंगी। मैं सीधी काकी के पास चली गई, और जब काकी के घर पे पहुंची तो काकी के घर पर ताला था, और फिर वापस आ गए। बस इतनी बात हुई। अब इसने जब जवाब दिया था कि मैं काकी के पास गई थी, इन्होंने काकी को फोन किया कि मेरी बेबी तुम्हारे पास आई थी क्या, और काकी ने कहा था नहीं आई थी। अब ना इन्होंने समय बताया, ना काकी ने पूछा कब आई थी, और वो बात वैसे ही रह गई थी। अब ये बात इतनी पुरानी थी कि काकी को भी याद नहीं आ रहा था उस दिन मैं कब बाहर गई थी, कहां गई थी। बस उसी बात को पकड़ के रखा कि यही प्रूफ है। अब मैंने इसको पकड़ लिया कि ये और कहीं गई थी, अपने प्रियतम के पास गई थी। अब मुझे बताइए कि 10 चीजों के बारे में वो शक पैदा करता है, उसमें से 8 के प्रमाण मिलते हैं, एक के बारे में कुछ याद नहीं आता है, एक के बारे में ये प्रमाण देने के लिए तैयार है, लेकिन ये प्रमाण मानता नहीं है। ऐसे जीने में क्या मतलब है?
एक बहुत सुंदर सिनेमा आया था, अग्नि साक्षी उसका नाम है। नाना पाटेकर का उसमें बेहतरीन अभिनय है। नाना पाटेकर एक ऐसा पति होता है जो बहुत शक्की पति होता है। मनीषा कोइराला उसकी पत्नी होती है, और इसमें काफी इंसिडेंसेस ऐसे बताए गए कि आखिरी में मनीषा कोइराला उसको छोड़कर मर गई ये डिक्लेयर करती है, ऐसा वातावरण तैयार करते हैं और फिर दूसरी शादी करते हैं। वो कहीं जाती है बाजार में। कहां गए थे? मार्केट गए थे। बैठ। मार्केट जाने के बाद में इतना समय लगता है, जीप में बिठाता है, मार्केट ले जाता है, घर लेकर आता है, ये इतने समय में तू वापिस आई, बाकी का समय कहां थे? अब ऐसे पति के साथ में कैसे जीना संभव है? मैं इतना ही कहूंगा मित्रों कि ये पैरोनिया, शक करने की आदत शादी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने आपसे यह भी आग्रह से कहा कि जिन लोगों की अभी शादी होने की है, उनका दिमाग अगर शक करने वाला है तो उन्होंने शादी न करना ज्यादा अच्छा है। शादी कर कर अपना जीवन तहस नहस मत करो, बगैर शादी के रहो। अगर आपको शादी करनी है तो आपको उदार होना ही पड़ेगा। आपके पत्नी को, आपके पति को स्वतंत्रता देनी ही पड़ेगी। कहां तक स्वतंत्रता देनी पड़ेगी? जब तक आप अपनी आंखों से किसी और व्यक्ति के साथ में आपके जीवन साथी को देखते नहीं हो, तब तक इसके बारे में सोचना ही नहीं। मन में विचार आया कि मेरे पत्नी का और किसी के साथ में संबंध होगा, मेरे पति का और किसी के साथ में संबंध होगा, पहला जवाब अपने आप को दो, हां है, आगे चलो। यानी खुद को ही कहो कि हां है, आगे बोलो, उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है कि नहीं, है कि नहीं में चक्कर में रहो ही। अगर आपको लगता है कि आपके पत्नी का संबंध और किसी के साथ में है, आपके पति का संबंध और किसी के साथ में है, आगे बोलो। प्रेम करते हो अपने पति के साथ में, अपने पत्नी के साथ में, फिर आनंद से जियो। जब वो मेरे घर में होती है, जब वो मेरे घर में होता है, तब मेरा होता है। बाहर का क्या होता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये मानकर अगर जीवन में जीना सीखोगे तो ही आनंद से आप अपने जीवन में जी पाओगे। पत्नी के प्रामाणिकता के साथ या पति के प्रामाणिकता के साथ आपका आनंद जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपके साथ जुड़ा होना चाहिए। मैं प्रामाणिक हूं, मैं प्रामाणिक रहना चाहता हूं, दैट्स ऑल। सामने के व्यक्ति को प्रामाणिक रहना है नहीं रहना है, ये उसका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो ही आप पैरोनियों से बच सकते हो, ये शक की आदत से बच सकते हो। मेरा अनुभव क्या है? मैं अभी 40 सालों के ऊपर काउंसलिंग के क्षेत्र में हूं, लोगों को सलाह देते आया हूं, लोग मुझसे पूछते आए हैं, जिसको हम प्रोफेशनल काउंसलिंग कहते हैं, उसमें 30 साल से मुझे ज्यादा हो गए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरे कई साइकेट्रिस्ट मित्र कहते हैं कि ये जो शक के जोड़े होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवाई आई है पैरोनिया के लिए, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। मैं खुद तो काउंसलिंग करता ही नहीं हूं। जब भी शक का जोड़ा मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि हम आपसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ता हूं, ऐसे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ़ कीजिए, मेरे ज़िंदगी में बहुत महत्व के काम हैं, मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, आपके ऊपर मेरा समय मुझे बर्बाद नहीं करना है। मैंने जितने भी जोड़ों को काउंसलिंग करने का प्रयास किया उसमें कभी किसी का कोई सक्सेस नहीं मिला है। मेरे साइकेट्रिस्ट मित्रों के पास भेजा तो भी सक्सेस नहीं मिला। ये जो शक करने वाला जोड़ा होता है वो मानता है कि हम एक दूसरे के साथ में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए शक करते हैं। और शक करना बिल्कुल लाजमी है, हमारा हक है। और एक दूसरे का जीना दुभर करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ में झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को छोड़ने को भी तैयार नहीं होते और एक दूसरे को अच्छे ढंग से जीने भी नहीं देते। इस ढंग की इनकी मानसिकता आगे चलकर बन जाती है। ये जीने में कोई मतलब नहीं है।
ये जीना फालतू का जीना है। फिर से मैं दोहराऊंगा, शादी आनंद से जीने के लिए की जाती है, शादी शादी के लिए नहीं की जाती है। इसलिए मित्रों, मैं यही कहूंगा आपसे कि आप अपने आप को बार बार समझाओ, मेरी प्रामाणिकता मेरे साथ, उसकी प्रामाणिकता उसके साथ। जब तक मेरी पत्नी, मेरा पति मेरे घर में है, मेरे साथ में है, तब तक वो मेरा है। बाहर में क्या है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये अगर एटीट्यूड आप निर्माण कर पाए तो ही मित्रों आप बहुत आनंद से अपने जीवन में जी पाओगे और अपने साथी को भी आनंद से जीने दोगे। ये बहुत महत्व की शर्त है। जो बात मुझे आपसे कहनी थी, मैंने पूरी आवश्यकता के साथ प्रभावी ढंग से आपके पास पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी और नियम हैं। अब यहां रुकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।